हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेज इक्विलिब्रियम में वाटर सिस्टम का जो ग्राफ है उसको बताऊंगा। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट ही ग्राफ है। तो इसमें जो भी अपना है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ये और भी जो अपने गिब्स फेज रूल थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कराएंगे। और जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, किस कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, किस पॉइंट पे कहाँ पे सब्लिमेशन हो रहा है, फेज कर्व, ये सारे सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और फेज इक्विलिब्रियम में वाटर सिस्टम, तो हमें जो पहले ना इसमें फाइनली पहले हम ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे पहले देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है इसका। ठीक है, पहले ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक, ये अपना एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले देखना अपने पास, क्योंकि वाटर के फेज कितने होते हैं। वाटर के अपने पास 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। सबका अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि सारे फेज के बारे में पहले डिस्कस कर देते हैं। तो अपने पास 3 लाइन्स बनेंगी। ठीक है, पहले देखना एक लाइन तो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, सीख लो अच्छे से, इसको लेवल भी करेंगे कहाँ पे कौन से पॉइंट्स आते हैं। और एक ये अपनी यूं और यूं, ये कुछ इस तरीके से इसका पहले पॉइंट बनेगा। अब देखो कहाँ पे क्या वाटर एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे लिक्विड, कहाँ पे वेपर्स, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पे जो होगा ये ना, ये अपना जो ये पॉइंट है, पहले हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ये O है, ये सपोज A, ये B एंड ये C। O, A, B एंड C इस पे। अब ये ना इधर जो इधर वाले पोर्शन जितने भी होते हैं ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, सॉलिड, दैट मीन्स सॉलिड मीन्स आइस। ठीक है, और ये वाले पोर्शन जो होंगे ये हमारे होंगे लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और ये जितने इधर वाले पोर्शन है ना ये होंगे अपने वेपर्स, वेपर्स फॉर्म में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, जो देखो जो सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज का जो मिड पॉइंट है, जहाँ पे तीनों कर्व आके मीट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट ना। यहाँ पे एक ऐसा फेज होता है कि जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फेज पॉसिबल है। वाटर के पॉसिबल क्या होते ही हैं इसी पॉइंट पे। ठीक है, जो ये पॉइंट आता है ना, ये अपना क्या है, ये इधर इस साइड है, यहाँ पे है टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, ये किस में है, इन डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, यहाँ पे है प्रेशर, इधर है प्रेशर अपना। अब देखो ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम। देखो इस पे पहले हम लोग डॉटेड लाइन से बना लेते हैं। क्यों आएगा, ये प्रेशर का हुआ। तो ट्रिपल पॉइंट का ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर है वाटर सिस्टम का तो हम लोग ऐसे ही पहले उसके ग्राफ में को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो ट्रिपल पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है ये क्या होगा, पहले देखो ये जो होता है याद कर लो 4.58 मिलीमीटर मरकरी, 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे अपना ट्रिपल पॉइंट आता है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर होता है ना ये होता है 0.0074 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स 0.0074 डिग्री सेल्सियस पे एंड 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे हमारा जो होता है ट्रिपल पॉइंट आता है। ठीक है, इस पे प्रेशर, इतने प्रेशर पे। तो ये हो गया अपने ट्रिपल पॉइंट के बारे में। अभी और भी इसमें हम लोग ना गिब्स फेज इक्वेशन जो था उससे निकालेंगे कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, पूरे कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, गिब्स फेज रूल से सारे हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, और कहाँ पे क्लैपेरॉन इक्वेशन में कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, फ्यूजन कर्व कौन सा है, सब्लिमेशन कर्व कौन सा है। अब देखो यहाँ पे सॉलिड था, ठीक है, ये लिक्विड है, और अब जो होगा ये देखो ये सॉलिड है, इधर पूरा इधर सारा जितना पोर्शन है ये सारे वेपर्स के पोर्शन है। ठीक है,
अब क्या होगा, देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है, ये होगा क्या, ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो लिक्विड से वेपर फेज जा रहा है, ठीक है, लिक्विड से वेपर पे आ रहा है, तो इस पॉइंट पे ना जो भी ये होगा, तो जो भी होगा इस पॉइंट पे बॉयल होगा वाटर, ठीक है। अभी और ये क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है, द टेम्परेचर एट विच दैट वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है, 1 एटीएम, तो यहाँ पे क्या है अपना 1 एटीएम प्रेशर है, हमें मालूम है 1 एटीएम इक्वल टू 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। तो डेट मीन्स 1 एटीएम यहाँ पे इतना है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो ना, इस पॉइंट को बोल सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इसे लोगों। और जो यहाँ पे मीट हो रहा है ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट। अगर इधर से आ रहे हो, इधर से, तो ये फ्रीज हो रहा है, अगर इधर से देख रहे हो आप ग्राफ, तो फ्रीज हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो। इधर से आ रहे हो तो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट पे, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये याद रखना कि कहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे, हाँ एक चीज और याद रखना, ये जो होता है ना ये पॉइंट, देखो वेट से, इसको हम डॉटेड लाइन से ही बनाते हैं जिससे थोड़ा क्लियर है। देखो ये होता है अपना क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये जो होगा ना इधर, ये होगा अपना क्रिटिकल प्रेशर, ये होगा अपना क्रिटिकल प्रेशर। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पॉइंट। जो अपना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ये होगा क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये होगा क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। हमें क्या क्या एग्जाम में दिखाना है वो बता रहा हूँ। क्रिटिकल प्रेशर कितने पे होता है, याद कर लेना, 218 एटीएम पे ये होता है क्रिटिकल प्रेशर। मर्करी में तो अगर इसमें एमएमएचजी में है तो कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे मालूम है एक याद करो 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होता है 760 मिलीमीटर मर्करी, है ना। और क्या बोल सकते हो, ये सब यूनिट कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो 1013 या 101325 इंटू 10⁻³ बार प्रेशर कर सकते हो, या और भी 101325 ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रेशर की यूनिट है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, प्रेशर में मतलब कि न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, यूजफुल बहुत होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बता दिया, हाँ क्रिटिकल टेम्परेचर कितने, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर है 218 डिग्री से 218 एटीएम, ठीक है। कन्वर्ट करना होगा तो उससे मल्टीप्लाई करा के अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल्स में सपोज आता है तो। और जो क्रिटिकल प्रेशर होता है ना, सॉरी क्रिटिकल प्रेशर तो वो है 218, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 374 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं टीसी, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा मतलब आउटलुक हो गया कि कहाँ पे कैसे हमारे प्रेशर और ये बनेंगे, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, जो कर्व का नाम जान लेते हैं हम लोग, कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कौन सा कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है। जो ये वाला कर्व है ये क्या हो रहा है, सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट आ रहा है, सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब हो गया सॉलिड से वेपर हो रहा है सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये कर्व जो होगा इसका नेम होगा सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। तो और भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्लिमेशन कर्व हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, सॉलिड था लिक्विड में आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हो क्या, फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व हो गया, ठीक है। ये कर्व के नेम से है, कहाँ पे कौन सा स्टेट हो रहा है, और ये कौन सा है, ये कौन सा स्टेट है अपना, सब्लिमेशन कर्व, फ्यूजन कर्व
अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो फ्यूजन, सॉलिड से वेपर्स में जा रहा है तो सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, ये फ्यूजन कर्व हो गया। ये जो होगा ना ये होगा अपना वेपर प्रेशर कर्व, ब्लू मार्कर से लिखता हूं, ये होगा क्या, वेपर प्रेशर कर्व। ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर कर्व। अब देखो इतने पॉइंट्स हमारे हो गए कि जो जो मतलब ओवरऑल दिखाया जाता है वो हमारे हो गए। अब देखो याद रखना ट्रिपल पॉइंट कब आता है, हमें इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ट्रिपल पॉइंट पे कितने प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट आता है, तो 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे ट्रिपल पॉइंट आता है। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे 0.0074 डिग्री सेल्सियस पे आता है। हाँ, और एक चीज याद रखना, जब ये चीज यहां से मिलाओगे जो भी होगा ऐसे ऐसे आके मिलेगा, ये क्या होगा अपना 0 डिग्री सेल्सियस है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे मोस्टली फ्रीज आउट होना स्टार्ट होता है। और फिर ये हो गया, ये अपना मतलब ओवरऑल ग्राफ हो गया कि कैसे हमको दिखाना है। अब आते हैं हम लोग ना कि कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्या फेज होगा। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो हमें जैसे मालूम है अपने पास था क्या, गिब्स फेज रूल। ठीक है, ये क्या बताता था, ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर और तुम्हारा बताता था क्या क्या, गिब्स फेज रूल होता था फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम और फेज। तो जो भी होता था ये F इक्वल टू C माइनस P+2। ठीक है, अब ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कंपोनेंट माइनस फेज प्लस 2, ये हो गया अपना डिग्री ऑफ फेज रूल। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। और कंपोनेंट निकालने का भी तरीका रहता था। ठीक है, कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते थे, C इक्वल टू N माइनस E। N इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। E क्या होता था, इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ये तुम्हारा ना एक तरीके से हो सकता है ओवरऑल फेज रूल भी समझ जाओगे इसी से। ठीक है, इस वीडियो से आई विल ट्राई, और बाकी बुक से भी पढ़ लेना। एन क्या है, ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ई क्या है, ई बताता है इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन। एक बार मैं देखता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज तो देखना आता ही है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ही मोस्टली हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी जो यहाँ पे है इस वाले पॉइंट पे, अगर इस वाले कर्व पे देखें हम लोग, जो फ्यूजन कर्व है, ठीक है, ओ ए, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये सारे वेपर्स होंगे मालूम है एट ओ ए। ओ ए कौन सा है, ये है अपना फ्यूजन कर्व है। ठीक है, ओ ए कौन सा कर्व है, फ्यूजन कर्व है। ठीक है, अब इसके बाद ओ ए पे क्या होगा, यहाँ पे किसकी किसकी बीच इक्विलिब्रियम है, सॉलिड और इधर क्या है, लिक्विड है। एट ओ ए H2O इन सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम विद H2O इन लिक्विड फेज, ये है। ठीक है, अब अगर एट दिस पॉइंट निकालें, एट ओ ए, यहां पे क्या होगा, अपने पास कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, फेज यहाँ पे कितने फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वाले कर्व पे ओ ए पे, यहाँ पे हमारे दो फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, वाटर के ही है, दो फेज है, एक जो है सॉलिड है, एक लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने फेज हैं, दो फेज हैं। और कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या है, बेसिकली कंपोनेंट्स होता क्या है, कंपोनेंट्स दैट इज वाटर, एक ही कंपोनेंट्स है, उसी के दो फेज हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, हम लोग अभी ओ ए कर्व पे देख रहे हैं, तो कंपोनेंट हमारे कितने हुए, हमारे पास कंपोनेंट है 1। कौन सा कंपोनेंट है, वाटर है। और क्या हुआ, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जो ये रिलेशनशिप है ना, इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे होगा, वी नो दैट F इक्वल्स टू C माइनस P+2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे
सी की वैल्यू रख दो 1 -2 + 2, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या दिखाता है, ये बताता है कि यहाँ पे तुम कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर दो अपने, देखो जब गिब्स फेज रूल का डेरिवेशन करते हैं हम लोग, तो वहां पे बताते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते थे, ठीक है, एक टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये जो दो दिखा रहा है ना, इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स वी हैव अ 2 वेरिएबल्स विच इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी हैव अ 2 वेरिएबल्स होता था। अगर सपोज कहीं पे बोल दे, किसी भी क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, कि किसी भी क्वेश्चन में बोल दे कि एट कांस्टेंट प्रेशर 1 atm दे दिया, एट 1 atm प्रेशर, ठीक है, तो यही ये जो गिब्स फेज रूल है ना, तो ये इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा कुछ, F = C - P + 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक चीज तो कांस्टेंट हो गया, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे यहाँ पे 1 ही रह गए, या तो टेम्परेचर ही हो सकता है, जाहिर सी बात है, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये समझे रहना, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, इसका मतलब एक चीज, एक कंपोनेंट बता दोगे तो फिर तुम्हें पूरे मतलब डिग्री ऑफ फेज जितने भी हैं सारे कुछ मालूम चल जाएंगे। ऐसे सिमिलरली इसमें भी होगा, इस पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले एट कर्व एट ओ बी, ठीक है, इस पे क्या आ रहा है, या ये कौन सा कर्व है, ये अपना है वेपर प्रेशर कर्व। ये कौन सा कर्व है, ओ बी, ये है वेपर प्रेशर कर्व, ठीक है। इस कर्व पे क्या हो रहा है, इस पे भी क्या हो रहा है अपना, इस पे ये लिक्विड है और ये क्या है, वेपर्स हैं, तो इसको बोल सकते हो या गैसियस स्टेट है। तो जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे H2O लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम विद H2O इन गैसियस स्टेट, ये इक्विलिब्रियम है एट OB पे, ये इक्विलिब्रियम इसके साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सिमिलर सेम ही, मतलब कि यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, फेज 2 होगा, कंपोनेंट 1 होगा, एकदम सेम सिमिलर केस है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये कैलकुलेट हो गया हमारा, ऐसे ही तुम्हारा OC पे भी हो जाएगा, एंड सिमिलरली OC, ठीक है, ऐसे OC पे हो जाएगा। अब देखो मेन पॉइंट आता है कहाँ पे ना, कैलकुलेट करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अपने पास जो H2O सॉलिड में है और डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे OC पे। अब देखो सिर्फ अगर यहीं की बात करें हम लोग, इन द कर्व ऑफ AOC के इधर वाले, देखो इस वाले अगर एरिया में बात करें, तो यहाँ पे क्या है, फेज क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास फेज क्या है, पहले देखो हम लोग पहले यहाँ पे करते हैं, फेज कितना है, यहाँ पे फेज सिर्फ एक ही फेज है, कौन सा फेज है, सॉलिड, यहाँ पे फेज 1 है, ठीक है, तो सॉलिड ही फेज है ना, और कंपोनेंट भी क्या है, 1 है, क्यों, वाटर ही है, वाटर का आइस है, कंपोनेंट 1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लो, F = क्या होता है, C - P + 2, ठीक है, तो F = ये C1 है -1 + 2, तो डेट इज F = 2। तो इस वाले कर्व पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है, कर्व के इनसाइड में, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी निकाल सकते हो, इसका मतलब क्या होगा, 2 का मतलब कि तुम्हें टेम्परेचर और प्रेशर जो 2 वेरिएबल्स है उसको भी आपको मतलब बताना ही पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे यहाँ पे भी फेज 1 है, कौन सा फेज है, लिक्विड का फेज है सारा, और कंपोनेंट क्या है, 1 है, वाटर का ही कंपोनेंट है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें F = इसमें भी अगर कैलकुलेट करोगे सेम केस आएगा, 2 आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। कर्व पे दूसरा आ रहा है, कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 1, कर्व पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास फेज है 2 फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। ऐसे सिमिलर वेपर वाले भी केस में हो जाएगा, यहाँ पे फेज 1 हो जाएगा, सारे वेपर्स के फेज हैं, कंपोनेंट 1 हो जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेज,
कर्व पे क्या होगा वो भी कैलकुलेट कर लिया हमने, इनसाइड द कर्व क्या होगा वो भी हमने पता कर लिया। अब देखो मेन आता है ट्रिपल पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एट ट्रिपल पॉइंट मतलब ओ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना इस स्टेट पे क्या हो रहा है, सॉलिड, यहाँ पे H2O सॉलिड इक्विलिब्रियम विद H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, क्योंकि तीनों फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तीनों फेज में एट इक्विलिब्रियम पे स्थित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट मीन्स हुआ यहाँ पे जो फेज होगा, फेज ये होगा 3, क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फेज पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या बात आती है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, भाई वाटर के ही कंपोनेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कंपोनेंट 1 होगा, फेज 3 हुआ, क्यों समझ में आया ना, क्योंकि वाटर जो है यहाँ पे सॉलिड की स्टेट में भी है, लिक्विड की स्टेट में है और गैसियस की स्टेट में। ये याद रखना है, ये किस ट्रिपल पॉइंट किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो अपना ट्रिपल पॉइंट है वो 0.0074 डिग्री सेल्सियस पे और 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे ही आता है, ये बात याद रखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला बाय गिब्स फेज रूल, F = C - P + 2। ओके, अब इसमें क्या करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, C की वैल्यू कितनी थी हमारी, C की वैल्यू 1 है, फेज कितने हैं, फेज 3 है, ठीक है, और +2, अब ये कर लो कितना हो गया, यहाँ पे जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो कितना आ जाएगा, -3, ये हो जाएगा अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 आ गए। मतलब एट ट्रिपल पॉइंट हमें कोई भी वेरिएबल्स को बताने की जरूरत नहीं है, वो चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ना 0.0074 डिग्री सेल्सियस पे ही ट्रिपल पॉइंट आएगा, ये एकदम स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसके अलावा अगर 0.0078 भी हो गया तो ना, तीनों फेज नहीं एग्जिस्ट करेंगे, फिक्स हो गया, प्रेशर भी फिक्स हो गया, तो हमें बताने की जरूरत नहीं, ये सब फिक्स है। एट 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे ही ट्रिपल पॉइंट आएगा प्रेशर पे। उसके साथ साथ कंडीशन ये भी है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जो भी होगा वो इतना होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, ऐसे भी मतलब अगर ट्रिपल पॉइंट वगैरह के थोड़ा एक्सप्लेन करने का है तो कर सकते हो कि एट दिस पॉइंट वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 फेजेस ना, अगर ये थोड़ा बहुत करना चाहो तो कर सकते हो। एट ट्रिपल, भाई देखो एक चीज और, ये सारी चीज ना नोट्स करते चलो साथ में, सारी चीजें नोट करते चलो साथ में, और भी अगर कोई क्वेरी हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। एट ट्रिपल पॉइंट all phases of water coexist simultaneously। ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, वो पता ही है, सॉलिड लिक्विड गैसियस के फेज में, एट टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0.0074 डिग्री सेल्सियस पे, एंड प्रेशर स्पेसिफाइड है, तो इस पे हमें और भी प्रेशर कितने हैं, 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे। इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर पे ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज वाटर के कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना ये हो गया। अब देखो एक पॉइंट और आता है इसमें, एक इसमें केस आता है ना कि वो मेटा स्टेबल स्टेट पूछ लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक है, और बाकी इसमें तो हो गया, सब्लिमेशन कर्व में हो गया, वेपर फेज, प्रेशर, सारे कुछ हो गए हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट पॉइंट्स। अब आता है ना मेटा स्टेबल स्टेट के बारे में, वो पूछता है कि वो क्या होता है। देखो वो ना समझना, ध्यान से समझना, जैसे ये ट्रिपल पॉइंट आया, पहले होता क्या है ये समझ लो। देखो मेटा स्टेबल स्टेट ये होता है ना, जैसे कि सपोज वो एक तरीके से सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल देते हैं कहीं कहीं पे,
तो वो होता क्या है बेसिकली, जो ट्रिपल पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे आया अपने फेज में, अब बट वो और भी कूल होता जा रहा है, कूल होता जा रहा है, कूल होता जा रहा है, बट वो ना अपना फेज नहीं चेंज कर रहा है। मतलब अगर वो लिक्विड में है, वो सुपर कोल्ड होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसे उसे कोई वो नहीं हो रहा है। बट अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आएगा, हल्का से भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो बहुत फास्ट वो फ्रीज आउट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। तो देखो ये क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे आया, इसको जस्ट ये पॉइंट क्रॉस होने पे जैसे भी यहाँ पे पहुंचता, इसको क्या हो जाना चाहिए था, फ्रीज हो जाना चाहिए था। बट क्या होता है ना, वो फ्रीज नहीं होता, वो लिक्विड ही रहता है, लिक्विड ही रहता है, लिक्विड ही रहता है। ये ऐसे ऐसे, हाँ अब लिक्विड ही रहता। बट थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुआ, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि अचानक से ही सुपर को तुरंत ही फ्रीज आउट हो जाता है पूरे पूरे सिस्टम में। जैसे कोई भी वो आता भी है, और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी है, तो वहां पे देख सकते हो कि कैसे ही होता है। तो नॉर्मल लिक्विड रहेगा, ठीक है, अब वो टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, बट एक उसको फ्रीज होना था, बट वो फ्रीज नहीं होता है। फ्रीज होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वो क्या होता है, इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड भी होता है, उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब यहाँ पे आके वो जाए हल्का सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट वो फ्रीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम ओपी बोल सकते हैं। जो ये फेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल, मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। ये फेज हो गया मेटा स्टेबल स्टेट। और इसमें क्या आता है, हमने बता दिया फेज इक्विलिब्रियम में। अब देखो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ओ ए फ्यूजन कर्व, ओ बी वेपर प्रेशर कर्व, ओ सी सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पे अपना क्या होता है, वो मतलब 0.0074 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे दिखाता है, और 4.58 मिलीमीटर मरकरी पे दिखाता है। वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, फेज 3 होते हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस एक साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और कंपोनेंट 1 होता है क्योंकि वाटर ही है। इधर ये जो होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। इधर से आओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, इधर से जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे होता है जैसे, ठीक है। वो 2 कंपोनेंट सिस्टम में है, 2 कंपोनेंट सिस्टम वाले में भी अगर टाइम लेगा तो बनाऊंगा वीडियो उस पर भी। बट ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। 1 कंपोनेंट सिस्टम में जैसे अभी एक और आता है सल्फर का, वो भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वाटर और सल्फर के एग्जाम्स में। तो फिर हमें ध्यान देना, वाटर का हो गया, अगर वाटर टाइम लेगा तो सल्फर के भी बना दूंगा। बट इसको ध्यान से देखो, वो भी समझ जाओगे, इजी है, एक समझ में आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ याद रखना एक पॉइंट और, 1 कंपोनेंट सिस्टम में कोई भी चीज वो 3 फेज से ज्यादा नहीं दिखा सकता है। तो सल्फर के केस में वो 4 फेज दिखाता है, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक और वेपर एंड सॉलिड, तो 4 फेज दिखाता है। तो उसमें वो कोई ऐसा नहीं स्टेट नहीं आएगा कि ट्रिपल पॉइंट टाइप का कोई स्टेबल नहीं, क्योंकि वो 1 कंपोनेंट सिस्टम में मैक्सिमम जो है 3 ही फेज दिखा सकता है, ठीक है। तो वो सल्फर वाले में बताऊंगा, उसका थोड़ा सा डिफरेंस है बस। फिर ये हो गया अपना, ठीक है। मैंने बता दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। अब हाँ, इस पे एक न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं ना, क्लैपेरॉन इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसको हमको कैसे डील करना है वो करते हैं। अगर इसमें भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, बट हाँ एक प्लीज नोट डाउन कर लेना, तभी आएगा। और खुद से प्रैक्टिस करना, बुक से थोड़े न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व करने के आ जाएंगे, ठीक है। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब इरेज करता हूँ, इसी के बेसिस पे 2-3 इक्वेशंस हैं, उसको मैं बता देता हूँ कि कैसे क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम लोग करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, हाँ तो यहीं पे बता देते हैं। क्या है अपने पास, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। इन्होंने 2 इक्वेशन दिया था, क्या था, क्लैपेरॉन इक्वेशन। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था ना, रिलेशन दिया था चेंज इन प्रेशर
और चेंज इन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने जो नॉर्मल बताया था डीपी चेंज इन प्रेशर या स्मॉल चेंज इन प्रेशर, ठीक है, ये भी बोल सकते हो स्मॉल चेंज इन प्रेशर अपॉन dt। इसके भी डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम्स में आती हैं थ्योरी एग्जाम में, ठीक है। dp बाई dt इन्होंने क्या बोला था, जो हमारा, पहले मैं लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं, ठीक है। मोलर इंथैल्पी ऑफ या वेपराइजेशन, देखो ये अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैलिड होता है फॉर्मूले, कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं ऐसे हमारे। मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, टेम्परेचर क्या था, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। और क्या था, अब देखो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन दैट मींस ये वाला कर वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर्स में बन रहा है, ठीक है, लिक्विड से वेपर्स में बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से वेपर, तो वॉल्यूम ऑफ जो भी गैसियस स्टेट होगा माइनस करोगे, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। अगर चेंज इन वॉल्यूम वगैरह चेंज इन कुछ भी निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, जो भी होगा। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला हो गया। अगर सपोज वेपराइजेशन के केस में आता है, या कहीं कहीं पे इसको ना ऐसे भी बता देते हैं हम लोग, dp बाय dt इक्वल टू मोलर इंथैल्पी वेपराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन टेम्परेचर इनटू डेल्टा v, ठीक है, ऐसे ऐसे भी दिखा देते हैं। तो मोस्टली ये वाले फॉर्मूले ध्यान में रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे आने हैं इसी से, ठीक है। एक ऐसे, ये तुम्हारा नॉर्मल डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। अभी ऐसे ना एक इंटीग्रेशन फॉर्म भी होता है, सेकंड हम लोग इसी पे बताते हैं। इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, ln p1 बाय p2, p1 p2 अपने अकॉर्डिंग ले लेना रिस्पेक्टिवली, जो भी लेना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, उसमें क्या होता है, उसमें भी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हम लोग वेपराइजेशन वाला ही कर्व ले रहे हैं, ठीक है, T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R, ये हो जाता है हमारा मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इसको बोल सकते हो इंटीग्रेटेड क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही देखो हमें फॉर्मूला बनाने का तरीका, अगर ये बोल रहा है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, तो उसका मतलब समझने का कैसे होता है कि वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो गैस, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लेते तो गैसियस, क्योंकि गैसियस स्टेट में आ रहे हैं, उसके बाद लिक्विड माइनस लिक्विड, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे रिस्पेक्टिवली इसमें भी चेंज कर सकते हो। सेकंड क्या आता है अपना, अगर सपोज एक केस तो ये आ गया, ठीक है, दूसरा आता है, अगर सपोज वो दिया क्या फ्यूजन कर्व के बारे में बोला कि यहां से इक्वेशन बताना है तुम्हें, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे अगर बोला तो dp बाय dt, ठीक है, dp बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि इस कर्व के बारे में पूछ रहा है, तो डेल्टा फ्यूजन, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, याद रखना यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसकी केल्विन में लेना है, ठीक है, टेम्परेचर की। यहाँ पे क्या होगा, देखो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हो गया क्या अपना इस वाले का कर्व ग्राफ का। और क्या आता है इंटीग्रेटेड, अगर इसका लिखना हो तो क्या हो जाएगा, सिमिलर ही है, ln p1 बाय p2 इज इक्वल टू, ये क्या है, ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में भी कन्वर्ट कर लेना, 2.303 इंटू लॉग से मल्टीप्लाई करा देना, तो वो कॉमन लॉग में आ जाएगा, ठीक है। फ्यूजन डिवाइडेड बाय R ये क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है यहाँ पे, T2 माइनस T1
डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अगर सपोज इसके बारे में सब्लिमेशन के पे दे दे बोल दे इक्वेशन, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल दे दे, तो हमें कैसे उसकी फॉर्मूला बनाना है, सिमिलर बना सकते हो। dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा मोलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू। अब देखो कैसे लिखेंगे, कहाँ से आ रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ गैसियस स्टेट माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये तो अपना नॉर्मल हो गया। अब इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ln P2 या P1 बाय P2 इज इक्वल टू डेल्टा मोलर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय R इंटू T2 माइनस T1 इंटू T2 इंटू T1। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ कैमरे में आ रहा है, अब इसमें क्या है कि ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ, ये हो गया अपना प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, ये सब बता सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें और क्या बता सकते हो, फिर इस तरीके से अपना सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगर शॉर्ट में अगर इसको रिकैप करना चाहें, रिकैप करेंगे कैसे, ये अपने इक्वेशंस लिख सकते हो। तो मैं वैसे समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी ज्यादा बड़ी हो जा रही है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, वो ए जो है ये अपना, देखो पहले ग्राफ बनाना, इधर प्रेशर है, ठीक है, टेम्परेचर, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, हमने क्योंकि वाटर के 3 फेज एग्जिस्ट करते हैं तो हमने 3 तरीके का बनाया। ओ ए जो है अपना फ्यूजन कर्व है, ओ बी जो है अपना वेपर प्रेशर कर्व है, ठीक है, ओ सी जो है अपना सब्लिमेशन कर्व है। इसमें हमने क्या किया, इधर जो है सॉलिड है अपना, टेम्परेचर देखो सॉलिड है, इधर से जितना टेम्परेचर कम करते जाओगे सॉलिडिफाइड होने लगेगा। ठीक है, इस कर्व पे अगर बोले तो सॉलिड और लिक्विड एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह निकाल दिया, इस पे भी कर्व पे क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पे ही बता ही दिया था। फिर ये लिक्विड वाला फेज अपना पूरा, इधर एरिया सारे जितने होंगे लिक्विड होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने भी बता दिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रेशर क्या होगा, ये सब बता दिया था। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इधर, सारे ये जो कर्व है ये वेपर प्रेशर है। ठीक है, वेपर प्रेशर कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व के जो बिहाइंड होगा ना इधर, वो उधर सारे वेपर्स होंगे। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे तीनों कर्व आके मिल रहे हैं, फ्यूजन कर्व, वेपर प्रेशर कर्व और सब्लिमेशन कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर याद रखना 0.0074 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 4.58 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, इतने पे ही ट्रिपल पॉइंट आएगा, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो 0 आता है, क्योंकि हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं बताने की जरूरत होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। और भी यहाँ पे क्या हुआ, ये आ गया। और यहाँ पे हमारे पास आता है मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट ये होता है, वो एक तरीके से सुपर कोल्ड लिक्विड होता है, वो अपने फेज में जैसे नॉर्मल है उसको लिक्विड होता जा रहा है, टेम्परेचर डाउन करते जा रहे हो, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। बट एक केस ऐसा आएगा ना, वो ट्रिपल पॉइंट जो आता है, ये है जो ट्रिपल पॉइंट, इसको भी क्रॉस कर जाएगा, बट वो लिक्विड, उसको क्या होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, बट वो फ्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर तुम डाउन कर रहे हो, बट तब भी वो लिक्विड ही केस में है। बट अगर थोड़ा सा भी उसको डिस्टर्बेंस मिलता है या थोड़ा सा भी कुछ मिलता है तो वो तुरंत, बहुत ही कम टाइम में वो तुरंत सॉलिडिफाइड हो जाता है, बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। तो जो जितना भी स्टेट वो आता है ना, टेम्परेचर कम करते हैं, उस स्टेट को ही बोलते हो क्या, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है, और वही कहीं कहीं पे उसको ही सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोलते हो। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमें मालूम है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वाटर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर होना चाहिए, नेचर का 1 atm प्रेशर है। ठीक है, अब और फिर फ्रीज, ये जो कर्व है हमारा फ्यूजन कर्व है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, इधर से हो तो फ्रीजिंग पॉइंट, इधर से जो तो मेल्टिंग पॉइंट, ये बताता है। और इस पे हमने क्लैपियन इक्वेशन पे देख लिया कि किस रीजन में कौन सा इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि इस रीजन में अपना वेपर प्रेशर कर्व है तो वहां पे क्या होगा, चेंज इन
स्मॉल चेंज इन प्रेशर, dP/dt इक्वल टू मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये मैंने इसको भी अच्छे से समझा दिया। इसमें इतना ही है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वाटर सिस्टम पे, और इसको अच्छे से 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा। और कुछ बुक्स में क्वेश्चन है, उसको ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बताना। और बाकी ऑलमोस्ट तो हो ही चुका है। और रही बात सल्फर वाले सिस्टम में, सल्फर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, थोड़ा इसको पढ़ने के बाद बुक पढ़ लेना। फिर जो सल्फर वाला केस है, अगर देखेंगे टाइम मिलेगा तो उसको भी समझा देंगे, ठीक है। और ये अपने इक्वेशन इस पे, बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, इसी इक्वेशन पे ऑलमोस्ट आ जाती हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेशन वगैरह देख लेना। ओके ओके बाय।